ये बात आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी की बात की थी पीआई, तो वो मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। एक तो नंबर ऑफ स्टेट्स पे डिपेंड कर रही थी, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी, एनर्जी पे डिपेंड कर रही थी। तो अब हम बेसिकली उसी चीज को ही यहाँ पर फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो कहता है कि नोट दैट इफ t is very very less than theta, the exponential term in the denominator of equation number 2 will drop out, giving n1 equals to n। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है, उस पे आ जाए। ये देखिए, n1 n1 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द जीरो एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी अच्छा, अब देखिए आपके पास अगर हम टेम्परेचर को वेरी वेरी लेस देन थीटा, यानी थीटा के मुकाबले में, थीटा क्या है? ई ओवर के बी टी, यानी टेम्परेचर आपके पास 0 हो जाए, तो अगर टी आप 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ओवर 0 क्या बनेगा? हाँ जी, एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी वो बनेगा 1 ओवर एक्सपोनेंशियल इंफिनिटी। तो 1 ओवर इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो कैपिटल एन ओवर 1, यानी एन 1 बराबर आ जाएगा कैपिटल एन के। हाँ भाई, सब लोगों को क्लियर होगी ये बात? तो जब आप लिखते हो कि लिखेंगे कि एन 1 इक्वल्स टू कैपिटल एन, तो इसका क्या मतलब होगा? तो अगर हम आपकी बात को सादा तरीके से कहें, तो यूं कह सकते हैं कि सारे के सारे ही E1 में मौजूद है, यानी अ, सारे के सारे अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर मौजूद हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो आपके पास थर्ड लॉ भी थर्मोडायनामिक्स का यही है कि एट अबाउट 0 केल्विन आपके पास सब के सब पार्टिकल्स अपनी ग्राउंड स्टेट्स में होते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को रेज करते हैं, लेट्स से व्हेन टी इज वेरी वेरी लार्जर एज कंपेयर टू थीटा। ठीक है, तो जब बहुत बड़ा हो जाए, लेट्स से आप इसको अगर टी को यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर दें, तो क्या होगा जी? यानी बहुत ज्यादा पुट करें, तो ये एक्सपोनेंशियल 0 आ जाएगा। यानी जितना थीटा के मुकाबले में टी बड़ा ही होती जाएगी, ये फ्रैक्शन कम अल्टीमेटली 0 को अप्रोच करेगी, तो एक्सपोनेंशियल 0 आपके पास फिर वो 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अब at larger t, n1 will equals to n by 2, capital N by 2। Am I right? हाँ भाई, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बाकी सारे लगता है मुझे वो, अभी किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या कोई ऑब्जेक्शन है, तो यू कैन रेज। नो सर। ओके, ये क्या हो गया? हाँ हाँ, बाकी जो होंगे, यानी बाकी जो कितने होंगे, वो हाफ होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाफ आपके पास रह जाएंगे ग्राउंड स्टेट पे, और हाफ ही, यानी n1 भी आपके पास n/2 होगा, और n2 भी आपके पास फिर n/2 होगा, ये जो उसने लिखा है। ठीक हो गया? अच्छा, इन जनरल वी नोट दैट कि अगर आप यहाँ पे देखें तो n2 ओवर n1 जो पार्टिकल्स की रेशियो है,
दैट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ओवर टी, यानी ई आई ओवर के बी टी। ये क्या चीज है भला? नहीं, सही लफ्ज यूज करें ना। ये थीटा की अगर वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, वो 1 ओवर के बी टी थी ना। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के बी टी इक्वल्स टू n2 ओवर n1। बोल्ट्जमैन फैक्टर। गुड, गुड बेटे। बोल्ट्जमैन फैक्टर अभी मैं आपको वो हैंड रिटन पेज पे लिख के समझा के आया था। ये आपके पास बोल्ट्जमैन फैक्टर है। और मैंने आपको क्या बोला था? ये बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है? रेशियो होती है पार्टिकल्स की दो एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो ठीक हो गया, बोल्ट्जमैन फैक्टर भी क्लियर हो गया। ओके, अच्छा। अब वो नीचे उसने मजीद इस बात को थोड़ा सा वो एक्सप्लोर कर दिया। वो कहता है कि t is greater than 0, for t is greater than 0, n2 is less than n1। यानी जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को रेज करना शुरू करोगे, ठीक है ना, तो 0 पे तो सारे के सारे पार्टिकल n1 वाली स्टेज पे थे ना, ये E1 वाली एनर्जी लेवल पे थे। तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर रेज किया, तो उनमें से कुछ पार्टिकल जो हैं वो अपर लेवल पे जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमें हम फिजिकली भी यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, और n1 विल लार्जर देन n2 इम्प्लाइज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन आपने लेजर वगैरह पढ़ी हुई होगी। क्या होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन? हायर स्टेट पे जाना, एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना। ओके, तो ये बात यहाँ तक थी। यहाँ तक अब जो अब तक हमने यहाँ पे डिस्कशन की है, इसमें से आप कोई चीज पूछना चाहते हो? कोई बात आपके ज़हन में क्लिक कर रही है? कोई बात आप के कोई चीज फर्दर, कोई इन्वेस्टिगेशन आपके ज़हन में आ रही है? नहीं, मैं बताता हूँ। यू है ना, फर्ज कर ले 100 है टोटल। टोटल कितने हैं? 100। तो हाँ जी, तो अब उसमें क्या होगा जब आप उसको बढ़ाओगे, टेम्परेचर को 0 से थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा पता? हम्म? सारे तो नहीं जाएंगे ना। हाँ, कुछ इंक्रीज, पहले 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। तो जैसे जैसे उसमें से पार्टिकल्स ऊपर वाले लेवल पे जाते जाएंगे, तो आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक हो गया? हाँ भाई, इससे आगे, इससे आगे। हाँ, हाँ जी, फिर इससे आगे। हम्म, हाँ जी, यहाँ पे फिर क्या सूरत हाल बनेगी जी? हम्म, यहाँ पे फिर क्या सूरत हाल बनेगी?
आपने ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सॉलिड स्टेट में या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ी है? क्वांटम में भी इसका कुछ लेना देना बनता ही है या नहीं पढ़ी? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसी सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है? अच्छा, ओके। तो आ, आ, मुझे पता था कि इस पॉइंट पे ना एक क्वेश्चन रेज हो सकता है। आपने उस तरह से खुल के नहीं पूछा, लेकिन आप उसी तरफ प्रोसीड कर रहे थे। इसके लिए मैंने यहाँ इस बात को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आपके साथ स्लाइड्स शेयर किए हैं। चलो मैं कौन सी बताऊं, कौन सी यही बात। चले अब अब आप यहाँ अब सुन लें। लेट मी एक्सप्लेन। इसमें ये मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझानी है इसमें, फिर इसलिए ठीक है। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेट से आप ले लेते हैं वेलोसिटी। इसके लिए चले जस्ट एक मैं आपको जस्ट एक सेकेंड, ताकि मैं इसके पैरामीटर्स भी आपको समझा लूं। चले चले भी बस इसको ही देख लें फिर। जस्ट एक सेकेंड, ये बस इस कर्व को देखो यूं, बस इतने हिस्से को। इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेलोसिटी है और वर्टिकल में एफ ऑफ वी लिखा हुआ है। एफ ऑफ वी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर विद पर्टिकुलर वेलोसिटी। यानी अगर आप इसको लिखें तो हम इसको वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते होते हैं, डी एन वी ओवर डी वी। इसके लिए जस्ट एक सेकेंड, मैं एक आपके साथ शेयर करता हूँ पिक, जस्ट 1 सेकेंड। ये वाला, ये इसी जो आपको मैंने बुक आपके साथ शेयर की हुई है ना, इसी के फर्स्ट चैप्टर में ये आपके पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये वाला। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेलोसिटी v है और ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पर डी एन वी ओवर डी वी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, एन वी का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। और अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ये जो दरमियान में उसने एक स्ट्रिप को शेडेड किया हुआ है, ठीक है ना, ये बेसिकली आपके पास वो पार्टिकल्स हैं जो v प्लस वी से लेके v प्लस डी वी यानी dv की रेंज में आते हैं। मेरी बात को समझ आ रही है आपकी? नहीं, मुझे मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है इसके ऊपर बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल है। यानी अगर आप यहाँ से कोई भी एक सीधी लाइन वर्टिकली ड्रा करें नीचे इस कर्व से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, तो जब वो नीचे वेलोसिटी एक्सिस को टच करेगी तो उसका मतलब होगा कि एक सर्टेन वेलोसिटी, और जब वो इस वर्टिकल एक्सिस को यानी कि जब आप उस पॉइंट को टच करवाएंगे वर्टिकल एक्सिस,
पे लाइन ड्रा कर, तो उसका मतलब ये होगा कि उस वेलोसिटी वाले कितने पार्टिकल हैं आपके पास। तो फिर एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा? तो जी बिल्कुल, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, क्योंकि नीचे आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ना कि इतनी वेलोसिटी में कितने पार्टिकल होंगे, इतनी वेलोसिटी में कितने, इतनी वेलोसिटी में कितने। अच्छा, तो जो आपके पास ये वर्टिकल एक्सिस है उस पे आपके पास डी एन वी यानी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद इन दैट वेलोसिटी ग्रुप। अब आप नेक्स्ट चलें, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था फिगर्स को। जस्ट एक सेकंड बेटे, वो मैं ये आ गए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो 3 लाइनें सेपरेटली, एक ऑलमोस्ट रेड कलर, एक ग्रीन और दरमियान में लेट्स से ब्लू, तो ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? मसलन जो इसकी पीक है, इसकी पीक किस बात को शो कर रही है? Most probable speed. मोस्ट प्रोबेबल Particles are moving with most probable speed. हाँ जी, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक समझा। कैसे कि हमारे पास ये पीक जो है ना, इसका मतलब यह है कि ये वो वेलोसिटी है कि जिस वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स की तादाद सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके लिए एक दूसरी आपके साथ शेयर करूं, तो वो आपके पास लेट्स से ये वाली बन जाएगी कि ये वाला रिलेशन अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो पीक है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद फिर आपके पास एवरेज यानी कि मीन स्पीड, और फिर उससे कम आगे आपके पास VRMS, ठीक है। अच्छा, अब जी, तो बेसिकली ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्यों करवा रहा हूँ, ये भी स्लाइड वही बनेगी, ये चीज। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एक और चीज, इस स्लाइड को अगर आप देख लें तो आप देख, ये एफ ऑफ वी वही है, यानी एन डी वी और वी, इसको हम एफ ऑफ वी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमारे पास ये 3 ग्राफ शो किए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इनके मसलन किसी भी ग्राफ के लिए लेट्स से इसके नीचे वाले अगर आप ग्राफ को देखें तो एक कर्व शो किया गया है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या बताता है? ओरिजिन पे नहीं, आप ये से नीचे वाले कर्व को देखें, ये जो नीचे कर्व है, एक सेकेंड, इस कर्व को देखें जो अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक सिंगल कर्व को। तो इस ग्राफ लाइन के अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन को देखूं और लास्ट पॉइंट को देखूं, तो आप इनको कैसे देखेंगे? आप में से कोई बंदा इसके स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी जो पॉइंट ओरिजिन पे टच कर रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा? ये पॉइंट हमें क्या बताता है? या आप यूं कह लें कि
why this curve, मेरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि why this curve is starting from the origin. सर किसी भी नहीं, ये सर नहीं. जी कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है कि जिसकी वेलोसिटी 0 हो। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हुई है वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया है। यानी अगर हमारे पास 0 वेलोसिटी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी 0 है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हुई 1 हुई तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोबेबली इंक्रीज होने शुरू हो गए। You are right बेटे, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं आपकी स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट को थोड़ा सा अमेंड करूंगा. हम इसको यूं एलोबरेट करते हैं. आपने बेसिक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक दिया कि देखिए मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है. सिंपली मीन्स दैट कि इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यानी हम वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कितने पार्टिकल्स कितनी वेलोसिटी वाले हैं. तो अगर आप देखें जनरली भी तो हमारे पास अगर आप जरा सा भी 0 लेवल से अबाउट पे हैं, यानी एब्सोल्यूट 0 अभी तक तो अनअचीवेबल, इट मींस कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिसकी वेलोसिटी आपके पास 0 हो, यानी रेस्ट पे कोई भी पार्टिकल नहीं होता. और इसी तरह से एक्सट्रीम पे फिर जाके ग्राफ नीचे जा रहा है. उसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल्स भी बहुत कम हैं जिनकी वेलोसिटी एक्सट्रीमली हाई है, और एंड पे जाके फिर 0 को, यानी कि आपके पास इनफाइनाइट वेलोसिटी वाला कोई पार्टिकल भी नहीं है. तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली ये इनफाइनाइट वेलोसिटी और आपके पास उसमें 0 वेलोसिटी की दरमियान की रेंज में जो है वो लाई करेंगे. एम आई राइट? और ज़ाहिर है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है उनकी एनर्जी भी क्या करती है, बढ़ती है. अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाए. आप में से मुझे कौन बताएगा, सॉरी, जाहिर है जब, और वेलोसिटी 0 तब होगी जब एब्सोल्यूट 0 होगा, क्योंकि जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो ना वो 3/2 kBT क्लासिकली, तो अगर T को 0 पुट करो तो फिर उस वक्त उसकी एनर्जी 0 आती है. तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ ये ग्राफ शो किया गया है. तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ये ग्राफ इस तरह से चेंज हो रहा है कि हमारे पास इस ग्राफ की जो पीक है वो डाउन होती जा रही है. इसकी क्या वजह है? हाँ भाई, कौन इस बात को एक्सप्लेन करेगा? नहीं, मैं इसको इस तरह से बात को उस तरह हमें करना चाहिए ना कि जिस बात से एक क्लियर कट लॉजिकली कॉन्सेप्ट डेवलप होता हो. आप शायद ठीक सोच रहे होंगे और अपनी तरफ से कह भी ठीक रहे होंगे, लेकिन आप उनको, यानी कि आप अपनी बात को सही ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे.
नहीं, अभी भी नहीं बात बनी। सर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स T3 वाले ग्राफ में है वो ज्यादा वेलोसिटी वाले ज्यादा है, यानी वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो वो वाली कर्व जो है वो बेंड V की तरफ हो रही है। और जो T1 वाले है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा हैं लेकिन जो वेलोसिटी है वो कम है, यानी अगर T1 वाले ग्राफ की टॉप पे देखें तो। चले अब फिर मेरी बारी। तो ओके, देखिए मैं इसको यूं कहूंगा कि अब आप मेरी बात को ना जरा ध्यान से सुनिएगा भी और साथ साथ सोचना भी है। देखिए नंबर 1 के जो एरिया मैंने अभी पहले आपको बताया कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेलोसिटी है और वर्टिकल एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद दैट वेलोसिटी, तो आप एक एक स्टेप को लेते जाओ, टोटल ऐड करते जाओ, टोटल पार्टिकल आ जाएंगे। यानी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व वो तो सेम रहना है जब तक आप पार्टिकल्स की तादाद चेंज नहीं करते। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कुछ पार्टिकल जो है वो हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा, मैं बेसिकली उस एग्जाम्पल को ही जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी के ही कुछ ना वो जो है वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा आप देखें, टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स हायर वेलोसिटी रेंज में चले जाएंगे। यानी कुछ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिनकी तादाद हाई वेलोसिटी रेंज में आती है वो उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, यानी कुछ पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी ग्रुप्स में चले जाएंगे। यानी कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा हायर वेलोसिटीज की तरफ, और ज़ाहिर है एरिया तो सेम रहना है तो लिहाजा पीक को बेंड होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब मैं इसको यानी कि ना क्वालिटेटिवली बताता हूँ। पहले तो मैंने बता दिया क्वांटिटेटिवली, अब मैं क्वालिटेटिवली बताता हूँ। क्वालिटेटिवली अगर हम बात करें तो देखें, अगर मैं इन पीक्स से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ना सीधी लाइनें ड्रा कर दूं तो देखो जो T1 वाली पीक है और T2 वाली पीक है, चले मैं सिर्फ इन दो को कंपेयर करता हूँ। T1 वाली पीक से मैं सीधी नीचे वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाइन ड्रा करूं और T2 वाली पीक से नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी लाइन ड्रा करूं, तो कौन सी वाली लाइन हायर वेलोसिटी को टच करेगी? T3 वाली सर। हाँ जी, सब में से अगर देखें तो T3 वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखें, और पहले मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो पीक होती है वो शो करती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। यानी आप यूं कह लें कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके पास जो जो नंबर आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाला है, ठीक है, वो कम हो रहा है। और 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 साथ इसके और दूसरा फैक्ट क्या होगा यहाँ पर कि जो मोस्ट यानी ज्यादा नंबर जो है यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पहले से बढ़ रही है। यानी आपके पास काफी सारे पार्टिकल्स हायर एनर्जी ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो उन पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा हो गई है आपके पास। यानी जो मोस्ट प्रोबेबल पार्ट नंबर है वो आपके पास हायर वेलोसिटी रेंज में आ गया है। हाँ भाई, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या बात नहीं बन पाई अभी तक? यानी आप हर पीक से
सीधी नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो क्या होगा, आप देखोगे कि T3 वाला ग्राफ वो सबसे हायर वेलोसिटी को, इसका मतलब ये होगा कि जो T3 के केस में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू T2 एज कंपेयर टू T1। ये नहीं कि आपके पास ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो अब हायर वेलोसिटी रेंज में आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगेन अब आप देखें वो कर्व शुरू से ओरिजिन को नहीं छोड़ रहा इनमें से कोई भी। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, आप ये नहीं कह सकते कि अब लो एनर्जी वाला कोई पार्टिकल नहीं रहा, यानी कुछ ना कुछ पार्टिकल लो एनर्जी वाले उसमें भी मौजूद रहेंगे। अब इसको आप लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो, फर्ज करें यू नो दैट कि हमारे पास जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके पास इवन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और वो 10 टू पावर 19 की रेंज में या उससे भी ज्यादा वो कोलिजन्स करते हैं। अब कोलिजन्स के दौरान होता क्या है, जितना भी टेम्परेचर हो कोलिजन्स होंगी, कोलिजन्स के बाद पार्टिकल्स लेट से वो कंटेनर की वॉल के साथ टकराता है, तो उस ड्यूरिंग कोलिजन एक वो मोमेंट होगा जब आपके पास वो बिल्कुल दीवार के साथ जाके टकराया, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट विल बी विद वेलोसिटी नियर टू जीरो, जब वो उसके साथ कोलाइड कर रहा है, एंड व्हेन इट विल स्टार्ट अगेन मूविंग इन, तो उस वक्त अगेन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी वो। तो इट मींस दैट कि हमारे पास बेसिकली इवन कुछ भी टेम्परेचर आपके पास हो तो आपके पास एक मिक्स मौजूद रहेगा जिसमें कुछ लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ बहुत एक्सट्रीम वाले होंगे, और ज्यादातर आपके पास जो होंगे वो कौन से होंगे, वो आपके पास जो मॉडरेट लेवल पे आएंगे। यानी मैं इसको अगर जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि मैं ये कह सकता हूं कि आप जो मर्जी कर लो, आप सोसाइटी से बहुत गरीब और बहुत अमीर लोगों को नहीं खत्म कर सकते। आप कंडीशंस को बेहतर करते जाओ तो यही होगा ना कि ज्यादा लोग अच्छी कंडीशंस में चले जाएंगे, लेकिन वो जो एक सर्टेन फैक्टर है वो पॉवर्टी लेवल पे फिर भी रहेगा। एक सर्टेन फैक्टर ऐसा आपके पास, यानी सर्टेन फ्रैक्शन ऐसा मौजूद रहेगा जिनके पास बहुत कम सोर्सेज हो, और एक सर्टेन फ्रैक्शन जिनके पास एक्सट्रीमली ज्यादा हो, और लेकिन उनकी तादाद दोनों एक्सट्रीम्स वालों की तादाद कम होगी। जैसे जैसे आप रिसोर्सेज बेहतर करते जाओगे, मतलब है उनको एनर्जी ज्यादा देते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते हो एनर्जी ज्यादा, यानी जैसे जैसे आप उनके पैसे ज्यादा दें लेट से सोसाइटी में लोगों को, यानी उनकी लिविंग बेहतर होती है, तो वो हायर रिच ग्रुप में शिफ्ट होते जाएंगे, लेकिन एक्सट्रीम लेवल्स की पे फिर भी लोग रहेंगे और उनकी तादाद ऑलवेज बहुत संभाल होती है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, और ना ही और कुछ ना कुछ उसके पास विलास एग्जैक्टली कुछ ना कुछ देखिए ना कुछ विलासिटी रहेगी फिर भी, लेकिन मतलब, या आप इसको दूसरे एंड से यूं बोल सकते हो कि जितना भी टेम्परेचर आप बढ़ा दें
ऐसा नहीं हो सकता कि लो वेलोसिटी वाले बिल्कुल पार्टिकल ना हो। बात समझ आ गई? यानी आपके, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में हमेशा जो ट्रेंड चेंजर्स होते हैं ना, वो मीडियाकर्स होते हैं, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा होती है। यानी आपका जो एवरेज मतलब है, अगर हम सोसाइटी के लिहाज से लेट से बात करें, तो आपके पास एक बहुत अपर क्लास है, एक बहुत यानी जिसे हम लोअर क्लास बोलते हैं, पुअर क्लास कह लें, और एक आपके पास मिडिल क्लास है। तो बेसिकली जो तरक्की का रुझान है, ये मिडिल क्लास की हालत से आपको अंदाजा होगा कि वो सोर्सेज के लिहाज से आप किस लेवल पे आ रहे हैं। मिडिल क्लास जिधर शिफ्ट होती जाएगी, मसलन माजरत के साथ मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन अब देखिए लोगों के रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़े जितनी महंगाई बढ़ी है। तो इसका मतलब कि जो मिडिल क्लास है वो पॉवर्टी लाइन की तरफ शिफ्ट हो गई ना, उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। और अगर कंडीशंस बेहतर होती तो जो मिडिल क्लास है वो रिच ग्रुप की तरफ शिफ्ट होती। तो ये नेचर भी पता नहीं क्या चीज है, आपको इतनी एक हार्मनी नजर आती है, इवन नेचर ऑफ द पार्टिकल्स एंड नेचर ऑफ द, ओके। तो अच्छा, अब यहाँ पे इस सारी डिस्कशन को सॉरी, अब अगर आप उस एग्जाम्पल को अगेन कंसिडर करें तो क्या हुआ, टेम्परेचर जब आपने बहुत हाई कर दिया, बहुत हाई कर दिया, तो फिर भी क्या हुआ, टोटल में से आधे ऐसे थे जो n/2 वो ऐसे थे जो हायर एनर्जी लेवल की तरफ शिफ्ट हुए। ऐसा फिर भी नहीं हुआ कि सारे के सारे ही लो एनर्जी लेवल को छोड़कर हायर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा अभी आई थिंक शायद एक आध मिनट में हमारी ये वो खत्म हो जाए, क्या उसे बोलते हैं, मीटिंग टाइम। जी जी, मीटिंग टाइम। तो बस ये आपका जो सिलेबस होगा इसका कल क्लास होगी, लेकिन सिलेबस आपका मिड एग्जाम तक आज तक का होगा जितना हमने आज पढ़ लिया है। क्लास कल होगी और उसमें हम वो जो बेसिक